Hello and welcome to L&T Education. Jai Hind दोस्तों. So today we'll discuss about one important topic related to Indian polity, and today we'll discuss about list of fundamental duties. कुछ दिन पहले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किए थे. आज हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है ना, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर टू ब्यूटीफुल concept. Okay, means there is a very romantic relationship between the rights and the duties. Yes, देखिए, हम तो मांग सकते हैं हमारा लिए देश क्या क्या है, हमारा राइट्स क्या है. राइट्स के लिए हम हमेशा बस बोलते रहते हैं ये हमारा राइट्स है, हम ये करेंगे, हमारा राइट्स वो है. ओके, बट कभी ना कभी हमको सोचना पड़ेगा कि we must have some duties for our motherland, for our country, for our nation. तो ये जो ब्यूटीफुल कंसेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. ओके, तो इसको हम कहां से लाए हैं? यूएसएसआर. ओके, जो सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट्स, जो हमारा सोवियत रूस था, सोवियत रूस से हम इस कंसेप्ट को लाए हैं. और ये कब लाए हैं? इसको हम लाए हैं 1976 में, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था. इंदिरा गांधी जी उस टाइम हमारा प्राइम मिनिस्टर थे. तो एक कमिटी बैठा गया था, इसे कहते हैं स्वर्ण सिंह कमिटी. ओके, तो स्वर्ण सिंह कमिटी 1976 में बैठा गया और उस कमिटी के रिकमेंडेशन पर तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस हुआ है. ओके, दो ये जो पहले जो 10 था, ये 10 टू पहले था. फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जब हुआ 2002 में, ये वाला 11 वाला उसको डाला गया. ओके, सो कितना हो गया? 10 plus 1 that is equal to 11 fundamental duties are there. ओके, और इसका पार्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका पार्ट है, पार्ट आईबीए. ओके, तो पार्ट आईबी में आपका क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये पार्ट आईबी और एक इसको दिया गया क्लॉज ए. ओके, और इसका आर्टिकल क्या है? 51A. तो आर्टिकल 36 टू 51 आपको पता होगा, आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसका आर्टिकल है 51 क्लॉज कैपिटल है. ओके, और उसका पार्ट क्या है? पार्ट आईबीए. तो पहले कितना था? 10 टू था, अब कितना है? 10 plus 1 11. कब ये 11 वाला ऐड हुआ? लास्ट वाला ना 2002 में, जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ. ओके, ये इसका रिकमेंडेशन पर डाला गया है ना. स्वर्ण सिंह कमिटी बैठा गया था 1976 में, उस स्वर्ण सिंह कमिटी की रिकमेंडेशन पर इसको डाला गया है. ओके, तो उस टाइम हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी मैडम जी ने थे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ओके, तो उसी टाइम इसको डाला गया था. और ये हम कहां से लाए हैं ये कंसेप्ट? यूएसएसआर, रूसिया से. ओके, सोवियत रूस से ये कंसेप्ट हमने लाए. ये क्वेश्चन आ सकता है आपका प्रीलिम्स के लिए, ये क्वेश्चन कभी भी पूछता है. ओके, इसको आपको याद रखना पड़ेगा. तो क्वेश्चन क्या होगा? याद आ गया? इसका पार्ट है पार्ट आईबीए, और उसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 51 कैपिटल है. ओके, ये हम कहां से लाए थे? यूएसएसआर से लाए थे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो पहले 10 था, उसके बाद 2002 यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये 11 वाला जो राइट टू एजुकेशन, इसको हम इस पे डाले हैं. ओके, और ये कौन सा कमिटी का रिकमेंडेशन पर है ना? ये आपका स्वर्ण सिंह कमिटी का रिकमेंडेशन पर इसको डाला गया है. क्लियर? तो ये जो फैक्चुअल बात है, ये फैक्चुअल बात आपको प्रीलिम्स में आपको अल्टीमेट आपका यूज है. इसमें आपको पूछ सकता है, पूछा भी है पहले से, और आगे भी आपको पूछ सकता है. पॉलिटिकल साइंस को जो पार्ट है उसका प्रीलिम्स में जरूर पूछेगा. इसको आप याद कीजिएगा, जरूर पूछेगा. ओके,
उसके बाद ये जो आपका जो पॉइंट्स है ये आपका मैथ्स के लिए आपको हेल्प होगा। दो ये डायरेक्ट कभी नहीं पूछता है राइट डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर ये आप जब आप मेंस पेपर लिखते हैं ना, मेंस पेपर लिखने में ये हमको हेल्प करता है कुछ कोटेशन देने के लिए, या फिर एसए पेपर में ये तो बहुत हमें हेल्प देता है। ओके, तो ये मेंस एग्जाम लिखने के टाइम में दो ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं डालता है कभी कभी, फिर भी ये हमको लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा, इसका कोटेशन को डालने में बहुत हेल्पफुल होगा, एसे राइटिंग में हमको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो लेट अस ट्राई टू डिस्कस ऑल द पॉइंट्स एंड अंत में हम क्या करेंगे, इसका जो कुछ ड्रॉबैक्स था, कुछ क्रिटिक्स था, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। हाँ भाई, कुछ देखिए कुछ तो दुनिया में अच्छा होता है, बुरा होता है। हाँ, लोग भी कुछ अच्छाई के अंदर भी बुराई ढूंढ लेते हैं। सबका मतलब कुछ ना कुछ बुराई है, इसका भी जो लोग कुछ क्रिटिक्स किए थे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उसको हम अंत में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं, अगर ये हमारा इनिशिएशन आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा ये जो इनिशिएशन है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं कि छोटा सा कोशिश, ताकि हम आप एजुकेट कर सकें। हम थोड़ा सा मतलब चाहते हैं कि those who are poor, those who are unable to afford the higher price for the education, we are trying our best कि हम उनको कैसे उनके पास शिक्षा को पहुंचाएं, ये हमारा लक्ष्य है और ये जारी रहेगा। ठीक है, हमें टाइम लगेगा क्योंकि हम इस जो इससे हिस्सेदारी में हम अकेला इसको शुरू किए और वक्त आएगा फिर भी जो अच्छा आदमी होंगे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमारा नियत साफ है। इस नियत के साथ हम इधर उतरे खड़ा हुआ है कि हम जो भी सोचे हमारा अंदर जो है कि हमारा सोच मतलब नेक है, हमारा सोच प्योर है, ताकि हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करने के लिए। और हमारा और एक चैनल है जिसका नाम है प्रणीशा एकेडमी, जिसमें हम जो बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, यानी क्लास 6 से लेकर अप टू क्लास 12 तक हम इधर भी कुछ लेक्चर निकालते हैं। तो आप कृपया प्रणीशा एकेडमी जिसे लिख देते हैं प्रणीशा एकेडमी, तो प्रणीशा एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसमें जो हम डाल रहे हैं उसको आप देखिएगा, और आपका बच्चा के लिए अगर हेल्पफुल है वो कंटेंट तो उसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और जो बच्चे हैं तो उन तक पहुंच सके और वो लोग उसका फायदा उठा सके, हम ये चाहते हैं। ओके, और चलिए शुरू करते हैं ये आज का लेक्चर। तो इसका जो पहला पॉइंट है, तो लेट अस डिस्कस टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideas and institutions, the national flag and the national anthem. Okay, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो रूल्स रेगुलेशंस है हम सबको उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। We are all the law abiding citizens, हमारा जो लॉ है हम उसको मानना पड़ेगा ताकि एक अच्छा बेहतर कंट्री हम बना पाएंगे। हमारा जो आइडियल्स है, जो पहला हमारा गांधीयन आइडियल्स था, जो भी हमारा आइडियल्स थे तो उनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसको हम सम्मान करना चाहिए। देश आगे सब कुछ पीछे भाई दोस्त, मेरा दोस्त, तो नेशनल फ्लैग को हमें सम्मान करना चाहिए। नेशनल एंथम जब मतलब कहां पर बज रहा होगा हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि हम अपना देश के लिए कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा अभी आजकल तक कंपल्सरी हो गया है, जो बड़े-बड़े थिएटर्स में जब मूवी शुरू होता है तब नेशनल एंथम जब बोलते हैं हम सबको खड़ा होना पड़ता है। या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रहा है, इंडिया कोई इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, नेशनल एंथम उधर होता है। तो ये जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, ये हमारा कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो उस टाइम में हमारा अंदर एक एंथुसियाज्म फुलफिल हो जाता है, यस कि वी आर फाइटिंग फॉर अ कंट्री। ओके, तो उस टाइम हम कुछ नहीं देखते, हमारा सामने सिर्फ एक ही चीज आता है, देश, हमारा देश, ताकि भारत, इंडिया। ओके, तो हम भारत के लिए गर्व से चिल्लाते हैं इंडिया इंडिया। ओके, तो इस तरह हमारा अंदर एक फीलिंग्स रहना चाहिए, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स रहना चाहिए, इस तरह का एंथुसियाज्म रहना चाहिए, ताकि ये हमें ना नेशन बिल्डिंग करने के लिए आगे बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो ये जो हमारा जो
आइडियल्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स है, उसको मानना चाहिए। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को हमें सम्मान देना चाहिए। Second, to cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle. Okay, national struggle freedom में हमारा जो ideas था, हमारा freedom fighters जी ने जो उनका ideals था, उसे हमें सम्मान देना चाहिए, ताकि महात्मा गांधी जी का जो ideals था कि नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल था। ओके, फिर उनका जो मतलब बहुत सारा बात, जैसे महात्मा गांधी के अलावा बहुत सारा मतलब फ्रीडम फाइटर थे, या फिर आप बोल सकते हैं भगत सिंह बोल सकते हैं, या फिर हमारा जय हिंद स्लोगन देने वाला हमारा प्यारा सा नेताजी बोल सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल सकते हैं। बहुत सारा जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका जो आइडियल्स था, उन्हें हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए। एक बात आप सोचिए मेरे दोस्तों, कि देखिए ये जो लोग भी मतलब देश का इंडिपेंडेंट में लड़ाई में हमारा साथ दिए हैं, तो उन लोग को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो ये जो नोबल आइडियाज है, ये हमें सीखना चाहिए। तो हमें भी देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें भी देश के लिए अगर वक्त ऐसा आया, हमें भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस नोबल आइडिया के साथ हमें भी खड़ा उतरना है अपना देश के लिए। ओके, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी sovereignty, unity and integrity of India। ये ना सबसे जबरदस्त चीज मुझे लगता है। ओके, sovereignty, unity and integrity of India, ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओके, sovereignty में आपको डिस्कशन किया था सार्वभौमत्व, unity यानी कि एकता, integrity ये हमारा देश का मतलब अपहेल्ड होना चाहिए। ओके, देश के लिए ये तीन चीज ना सबसे बड़ा जरूरी है। बहुत सारे मतलब कोशिश किया गया है इंडिया को तोड़ने के लिए। हमारा अंदर जो इतना डाइवर्सिफिकेशन है, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ओके, सिखिज्म, जितना भी है हमारा अंदर, हम भाई ऐसे रहते हैं, भाईचारा हमारा अंदर है। बहुत पहले से कोशिश हुआ है, अभी भी मतलब ऐसा कोशिश होता है भारत को तोड़ने के लिए, हमारा यूनिटी को तोड़ने के लिए। ओके, बहुत सारा एजेंडा लेके लोग आते हैं, बाहर बैठ के भी भारत के अगेंस्ट में बहुत सारे एजेंडा फैलाते हैं, बहुत कंस्पिरेसी फैलाते हैं। ओके, तो ये चीज हमें ये सीखना चाहिए, नो, ये हमें देश का एकता रखना चाहिए, देश का इंटीग्रिटी, देश का सोवरेनिटी सबसे बड़ा चीज होता है। ये अखंडता हमारा देश को बजाय रखना चाहिए। ओके, इसमें हम कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। कोई भी सरकार आ जाए, हमारा पहला प्रेफरेंस क्या होगा? देश पहले, देश का सोवरेनिटी, देश का यूनिटी और देश का इंटीग्रिटी, उसको अपहेल रखना चाहिए। सिर्फ सरकार को बोलने से नहीं होगा, हर भारतीय के अंदर ये जो थॉट ना हमेशा रहना चाहिए। ओके, इससे पहला था, अभी भी उस तरह रहना चाहिए। ओके, ये पॉइंट भी आपके लिए गुरुत्व हो जाता है मेरे दोस्त। नंबर 4 देखिए, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यस, ये एक ब्यूटीफुल चीज है, हमारा देश को डिफेंड करना। हम बोलते हैं हमारा सेना, पुलिस, ये तो हमारा देश को डिफेंड करेगा। हाँ, ये भी डिफेंड करेंगे, पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना, देखिए चल अगर कल इंडिया चाइना में वार हो गया, ओके, तो अगर हमारा जरूरत पड़ेगा, हमारा गवर्नमेंट हमको बोले कि हर भारतीय को, हर जो आम आदमी है, उन्हें भी देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, देश के लिए नेशनल सर्विस करना पड़ेगा, तो हमें भी उस टाइम खड़े उतरना है। देश के लिए अगर हमें चाहें तो अपना जान को न्यौछावर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश आगे, हमारा मातृभूमि आगे। ये चीज ना हमेशा सबको सिखाना चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, बच्चों की पहला देश, उसके बाद और कुछ। ओके, देश है तो हम है, अगर देश नहीं, कुछ भी नहीं। तो पहले हमारा देश है, हमारा मातृभूमि, हमारा देश, हमारा प्यारा सा भारत सबसे आगे है, और उसके बाद हम बाद में सोचेंगे हमारा परिवार, ये सब सोचेंगे। देश नहीं तो हम कुछ नहीं सोच सकते हैं। तो पहले हमारा देश का अखंडता को हमेशा जैसे अपहेल करना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, sectional diversities, renounce practice derivative to the dignity of the woman। ये
पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना क्या लिखा है मेरा दोस्तों को, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ओके, एक हार्मनी को हमें क्रिएट करना चाहिए, एक कॉमन ब्रदरहुड। मैं बोला हूं भारत जैसा देश इस विश्व में कहां नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं ना विश्व गुरु होने का 100% दावेदार भारत के पास है मेरा दोस्त। ओके, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, सारा पृथ्वी सारा विश्व को हम एक कुटुंब जैसे मानते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है। जो हमारा देखिए पहला सा जो वेद, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता, कुरान, बाइबल, ओके, त्रिपिटक, ओके, जितना भी सारा ग्रंथ, आदि ग्रंथ साहेब, जो हमारा मुनि ऋषियों में क्या सिखाया है? ये सिखाया है ना, हम प्यार से जिएंगे, भाईचारा को जिएंगे, कॉमन ब्रदरहुड हमारा अंदर रखेंगे। ओके, जो होता है रिलीजियस दैट इज फैनाटिज्म, उससे हमें दूर रहना चाहिए। ओके, कुछ लोग होते हैं रिलीजियंस को लेके हमें लड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए और उनको हम दृढ़ हस्ते नमन करना चाहिए। ओके, तो ये चीज लिखा गया है कि हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India। भारत में जितना 140 करोड़ आबादी जो है, हमारा अंदर ये चीज रहना चाहिए। ये चीज कभी हम नहीं भूलेंगे। अगर ये चीज भूल गए ना तो हमारा अंदर एक यूनिटी खत्म हो जाएगा। फिर जैसे पहला सा भारत हो जाएगा, जैसे आपको पता है ब्रिटिश जैसे करते थे, फूट डालो भारत को शासन करो, ये चीज नहीं होना चाहिए। ओके, हमारा अंदर ये यूनिटी और कॉमन ब्रदरहुड ये मेंटेन होना चाहिए। ओके, देखिए हमारा अंदर तो बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारा लिंग्विस्टिक मतलब बहुत सारा लैंग्वेज है, बहुत सारा रीजनल है, बहुत सारा सेक्टर डाइवर्सिटीज है, फिर भी हमें ये चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए। यही तो है भारत का स्वतंत्रता, यही तो है भारत का खासियत। मतलब हमारा अंदर क्या है, बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, फिर भी उसका अंदर एक यूनिटी है। दैट इज द मोरल ऑफ दिस कंट्री। ये इस कंट्री का मोरल है जो हमें सिखाया गया है और हम इसे सीखे हैं, और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है हमें भी उनको ये चीज सिखाना चाहिए। ओके, दिस इज द ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ दिस ओके फंडामेंटल ड्यूटीज एंड और प्रैक्टिस। देखिए डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं का सम्मान देना चाहिए। हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा कब होगा? जब हमारा अंदर महिला के लिए सम्मान आएगा। ओके, ये सम्मान ना हम सबको देना चाहिए। ऐसे घर में शुरू करते हैं अपना माता बहने, जैसे हमारा जो एल्डर्स होते हैं, पहले से परिवार सीखना चाहिए। तो उन्हें कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, उसे उन्हें कैसे खुश और चैन में घर में रखेंगे और उन्हें कैसे फ्रीडम देंगे, उनका काम को कैसे हम तरक्की करेंगे, ये चीज पहले हम परिवार से सीखना चाहिए, फिर उसके बाद हम देश के लिए सोचेंगे। तो महिलाओं का डिग्निटी, उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये चीज हम सबको सीखना चाहिए और इसको भी प्रमोट करना चाहिए। ओके, डिग्निटी ऑफ द वुमेन, अगर हम देश बनेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा और देश जरूर तरक्की करेगा। और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन होता है हमारा मेन स्ट्रीम में, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे दोस्तों, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। देखिए हमारा, आपको पता है जो हमारा कल्चर है कंपोजिट कल्चर है, मतलब बहुत सारा रिलीजन है, बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारा हमारा रिच हेरिटेज साइट है। जैसे बोलते हैं जैसे राम मंदिर गुरु या फिर कुतुब मीनार गुरु, ताजमहल। ओके, जैसे सॉरी, बहुत सारा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, ये जो हमारा जो रिच हेरिटेज है, कंपोजिट कल्चर हमारा देश में, उसे भी हमें वैल्यू देना चाहिए, उसका प्रिजर्व करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये हमारा देश का आइडेंटिटी को बढ़ाता है, ये हमारा देश के लिए एक इनकम सोर्स मतलब जनरेट करता है, ताकि बाहर से लोग घूमने के लिए भारत आते हैं और हमारा भी रेवेन्यू जनरेट होता है। ओके, और हमारा देश का छवि भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा भी होता है। ओके, ये चीज हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ये पॉइंट जो है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको इंप्रूव करना चाहिए। ओके, ऐसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट करो और प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन करना चाहिए। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो एसडीजी जो गोल्स है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। हमारा जो फॉरेस्ट है, लैंड्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, ओके, एंड हमें उनको उनके लिए हमारा दिल में कंपैशन रहना चाहिए। ओके, लिविंग क्रिएचर्स के लिए हमारा दिल में प्यार रहना चाहिए, कंपैशन रहना चाहिए, और इस सब को सुरक्षा देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें फिर बाद में नहीं होना पड़े कि हम जानबूझकर हमारा एनवायरनमेंट को हम खराब, ऐसे तो खराब हो रहा है एनवायरनमेंट, उसके लिए ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे यूएन में ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सब चाहते हैं कि हम कब क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारा समिट बैठा हुआ है। ओके, और कार्बन एमिशन को लेकर हम बहुत सारा कंट्री मतलब एक टैगलाइन सेट किए हैं, कौन बोलता है 2050 2070 में हम कार्बन एमिशन को मुक्त करेंगे। इस तरह मतलब एनवायरनमेंट को लेकर हम सब कुछ कंसर्न है। ओके, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म। हाँ, तो हमारा अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रहना चाहिए। अब पहले देश में क्या था, हमारा एजुकेशन इतना अच्छा नहीं था, जो हम लोग कुछ भी बिलीव कर लेते हैं, सुपरस्टिशन वगैरह वगैरह हम बिलीव कर लेते हैं। अभी भी वही सब प्रैक्टिस चल रहा है। जैसे भारत, उड़ीसा और हर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इस तरह के स्टेट से हम लोग मतलब जो दूसरा इलिटरेट, तो वो लोग उनका अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। आज भी जो गांव में लोग रहते हैं उनका अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। कभी-कभी मतलब धर्म को लेके, साइंस को लेके भी हम कभी-कभी झगड़ा भी आपस में कर देते हैं। नहीं, हमारा अंदर एक्चुअली ना साइंटिफिक टेम्परामेंट रहना चाहिए। हम बच्चों को साइंस को फॉलो करने के लिए, इसे विश्वास करने के लिए हमें उनका अंदर एक इस चीज को मतलब उनको सिखाना चाहिए। ओके, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म हमारा अंदर रहना चाहिए। ओके, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म तो जरूरी है हमारा देश में। अगर कोई चीज में बदलाव, तो समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। हाँ, देखो, राइट टू प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? शांतिप्रिय रूप से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अपना जो नेशनल प्रॉपर्टी है, अब इसको देखिए, जब कभी भी प्रोटेस्ट होता है ना, इतना वायलेंस हो जाते हैं, इतना वायलेंस होते हैं, मतलब क्या क्या कर देते हैं, नेशनल प्रॉपर्टी को तोड़ देते हैं, बस वगैरह में आग लगा देते हैं, ट्रेन का पटरी को हम तोड़ देते हैं, ट्रेन में आग लगा देते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, मारामारी, गुंडागर्दी। ओके, कितना नेशनल प्रॉपर्टी को हम खत्म कर देते हैं, स्मैश कर देते हैं। नहीं, ये चीज नहीं करना चाहिए। और ये भी जो कर रहा है और उसको करने के लिए जो हमें मतलब लोगों को उसकाता है, ओके, तो उन्हें अरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर्ली, लॉ के हिसाब से उसके अगेंस्ट में हमको कार्य करना चाहिए। ओके, क्योंकि नेशनल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना हमारा प्राइम और हमारा मुख्य उद्देश्य है, और उसको हम करके ही रहेंगे। ओके, हम प्रोटेक्ट करो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इनका ये मतलब नहीं है कि तुम प्रोटेक्ट करोगे वायलेंस करे, नहीं। तो ये पहले कहा जाए ना, जो नॉन वायलेंस हमारा गांधी जी हमको क्या सिखाए थे? गांधी जी बस कहते हैं जो करना है करो, नॉन वायलेंस को अपनाओ, ताकि हम हमारा अंदर एक टॉलरेंट रहेगा, और हम जो कुछ चीज को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, नष्ट करने से पहले हमें उसे 100 बार सोचना चाहिए। ये चीज हमारा देश का है। अगर हम इसको एक बार खत्म करते हैं, ये हमारा गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर फर्क पड़ता है, फिर इसको दोबारा इसको लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। हर एंगल में, हर स्फीयर में एक्सीलेंस करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और कलेक्टिव एक्टिविटी में हमें फोकस करना चाहिए, सो दैट नेशन कांस्टेंटली राइजेस हायर लेवल्स, ताकि हमारा देश धीरे धीरे तरक्की करेगा। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। जैसे आज हम इस पोजीशन में पहुंचे कि हम अब विश्व का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, और हम अगर पीपी तो परचेसिंग पारिटी अगर इसको ये करेंगे तो हम देश विश्व का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है एज पर द पीपीपी। ओके, तो हमारा देश बहुत सारा चीज में जो इंडेक्स है उसमें तरक्की कर रहा है। ओके, इस तरह हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, तरक्की करेंगे, और कांस्टेंटली हम राइज करेंगे अपना लेवल को बढ़ाने के लिए। ओके, और हमें भी अच्छा अचीवमेंट भी मिलेगा। ये आपका 10 था। फिर लास्ट में क्या हुआ ना, अंत में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, जिसमें फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ओके, 6 to 14 इयर्स जो बच्चे हैं, तो उनके लिए
जो फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो हर परिवार का जो पिता माता है, जो अभिभावक है, तो उन्हें ये चीज सोचना चाहिए, अपना बच्चा को पढ़ाना चाहिए। ओके, इसके लिए स्टेट भी जो बच्चे हैं अप टू क्लास 8 तक बच्चों के लिए कुछ खर्चा नहीं होगा, फ्री में स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट स्कूल अब अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। दिल्ली सरकार का जो मॉडल स्कूल है, ओके, तो उसमें हमें कुछ सीखना चाहिए। उनका जो टीचर है उनको फॉरेन भेजते हैं, बाहर भेजते हैं कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए, ताकि बच्चों के लिए वो इंप्लीमेंट कर सके। इस तरह हमें बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहिए। क्यों, देखिए शिक्षा जो होता है, मैं हमेशा बोल रहा हूं, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जो देश शिक्षा में जितना आगे है, वो देश उतना तरक्की किया है। तो अगर हम बच्चों को शिक्षा, देखिए सिर्फ शिक्षा देने से नहीं होगा। चलिए हम बच्चों को तो शिक्षा दे रहे हैं, पर इस शिक्षा में कितना क्वालिटी है, इसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। ओके, शिक्षा को हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों के सब बोलते हैं खाने के लिए दे देंगे, ये फिर उनको मतलब कुछ अच्छा ड्रेस दे देंगे पहनने के लिए, शूज दे देंगे, साइकिल दे देंगे। ओके, इसमें तो बच्चे मतलब स्कूल आ जाएंगे, ये चीज ठीक है, पर उसके बाद उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। हमारा देश में एक प्रॉब्लम क्या पता ना, कि जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो ये बहुत कम है। ओके, तो हमें टीचर रेशियो को बढ़ाना चाहिए, न्यू एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड टीचर को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। और एक प्रॉब्लम क्या मैं बताता हूँ कि टीचर की तरह क्या करता है, बहुत सारा जो काम करना पड़ता है। चलो टीचर अपना पढ़ाई में जो जैसे टीचिंग में फोकस नहीं कर पाते, उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे उनको इलेक्शन ड्यूटी में भेज देते हैं। आपको पता है कि हमारा देश में इलेक्शन कहाँ नहीं होता है, हर 2 महीना 4 महीने में कहाँ पर स्टेट इलेक्शन। ओके, तो फिर जनरल इलेक्शन, मतलब इलेक्शन आ जाता है, उनको कुछ ड्यूटी करना पड़ता है। फिर जो सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग, उस टाइम भी उनको एंगेज करते हैं, या फिर स्कूल में कुछ डेवलपमेंट काम करो, कोई ट्रेनिंग वगैरह, इस तरह मतलब मैं एक साल में तो उनको 4 महीना 6 महीना तो वो एंगेज रहते हैं उस काम में। तो ये चीज उनका मतलब अपना जो एकेडमिक्स का लाइफ होता है उसमें असर पड़ता है। और भी प्रॉब्लम है, कोई टीचर को सही ढंग से तनख्वाह नहीं मिलता है, मतलब टीचर लोग बहुत सारा काम करते हैं अपना स्कूल के लिए, अपना देश के लिए, फिर भी उनको तनख्वाह नहीं मिलता है। फिर उनको महीने तक स्ट्राइक करना पड़ता है, सरकार को बोलना पड़ता है हमारा तनख्वाह बढ़ाओ। ये चीज भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस चीज से हमें ध्यान देना पड़ेगा, टीचर को खोज करना पड़ेगा, क्वालिटी टीचर्स को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, और हमारा जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि एक बेहतर शिक्षा प्रणाली हम अपना सके और अपना बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके, ताकि वो जो बच्चे आगे बढ़कर देश के लिए एक अच्छा एसेट बन सके और देश की तरक्की के लिए हमें हमारा सहयोगी बन सके। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, चाइनीज में लोग बोलते हैं कि अगर देखो आप 1 साल के लिए प्लान कर रहे हो ना, तो आप अपना क्या बोलते हो, पेडी ग्रो करो। ओके, पेडी मतलब धान जिसे बोलते हैं, चावल के लिए आप खेती करना शुरू कर दो। अगर आप 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लोग प्लांटेशन करो, वृक्ष लगाओ। ओके, अगर आप 100 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं अपना देश की तरक्की के लिए, तो बच्चों को एजुकेट करो, शिक्षा को बढ़ाओ। तो शिक्षा जो होता है, शिक्षा सब कुछ कर सकता है। अगर हम लोग शिक्षित बन गए ना, ताकि हम गवर्नमेंट को एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट को हम काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, किस आधार पर हम आपको वोट देना चाहते हैं। तो हमारा देश को इस तरह तरक्की करना चाहिए। आप ये गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो सरकार को आप सही रास्ते पे ला सकते हैं। ओके, तो ये चीज मैं बोलता हूं कि शिक्षा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ओके, मैं भी शिक्षा को लेकर बहुत भावुक हूं, शिक्षा को लेकर मेरा अंदर बहुत सारा मतलब प्लानिंग है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, फिर भी कोशिश करता हूं जितना मुझसे हो सके। और मैं चाहता हूं आप लोग को भी सोचना चाहिए हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। तो हम कोशिश करेंगे बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए। ओके, आज मेरे पास 130 बच्चे पढ़ते हैं। ओके, मैं एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूं, और मेरा काम बस वही है, बच्चों से कुछ पैसा लेता हूं, बस उनको पढ़ाता हूं। और मैं भी कोशिश करता हूं कि बच्चों को किस तरह से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे पाऊं। तो ये आप सबका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें देश के लिए सोचना चाहिए, देश की तरक्की करने के लिए हम सोचना चाहिए। तो ये था आप लोग का आज का सेशन। आशा करता हूं ये लेक्चर आप लोग को मतलब
अच्छा लगा होगा और ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मैथ्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी मैथ्स में जब आंसर राइटिंग करेंगे तो इसको हम यूज कर सकते हैं। और ऐसे राइटिंग में बोल चुका हूं, ऐसे राइटिंग में ये हमें जरूर जरूर हेल्प करेगा, इसे भी हमें उसमें डाल सकते हैं। ओके, मैं आपको यही गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज इस इनिशिएटिव को बहुत सारा प्यार दीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपके पास ला सके और आप लोग को अच्छा शिक्षा मिल सके। ओके, हाँ, और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द और एक न्यू चैनल लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ। उसमें हम आई थिंक सोशल टॉक्स, ओके, सोशल टॉक्स एक चैनल हम न्यू चैनल राइज करेंगे। उसमें भी हम सोसाइटी के बारे में कुछ अच्छा अच्छा चीज उसमें बात करेंगे, पॉलिटिकल चीज उसमें बात करेंगे। ओके, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो मतलब ये है, हम उसको उसमें जिक्र करेंगे। ये चीज हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास अभी दो चैनल है, एक है एलएनटी एजुकेशन और एक है प्रणिशा एकेडमी। ये एलएनटी एजुकेशन में आपको पढ़ाता हूं और एक प्रणिशा एकेडमी जो बोला, जो बच्चों के लिए सिर्फ है। इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास +2 अप टू +2 तक हम बच्चों से पढ़ाते हैं और जब टाइम मिलता है हम जो लेक्चर मतलब डाल देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस दो चैनल को फिलहाल अभी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारा हिम्मत है अगर आप ये चैनल के बारे में अपने दोस्तों में फैला सकेंगे, कुछ बोल सकेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।